नमस्कार, यूएस टॉक्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ ही मेरी सहयोगी कविता थपलियाल और दिल्ली स्टूडियो से पूजा त्रिपाठी भी हमारे साथ हैं। पीएम मोदी का अभी आपने संबोधन देखा। आज से बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी, जो कि 9 फरवरी तक बजट सत्र चलने वाला है। कल बजट पेश होगा और बजट से पहले आज भी बाजार में हम जबरदस्त एक्शन देख रहे हैं। शुरुआत थोड़ी शांत हुई थी, लेकिन शांत शुरुआत के बाद क्या रफ्तार पकड़ी है बाजार ने। निफ्टी बैंक अब 700 अंक ऊपर है और निफ्टी की बात करें तो सेंचुरी लगाकर निफ्टी कारोबार कर रहा है 21,600 के ऊपर। और यूएस स्टॉक्स में आप अपने सवाल हमसे पूछिए, नंबर लगातार स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। 2 एक्सपर्ट आपकी मदद करने के लिए आज जुड़ गए हैं। थोड़ा सा आज के सत्र को ना हम तेजी से आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि तमाम ऐसे दर्शक हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि बजट से ठीक पहले बाजार में करना क्या चाहिए, इंडेक्स में कहां पर मौके बन रहे हैं, कैसे मौके बन रहे हैं और शेयरों में क्या ट्रेड लेना है और निवेश के लिए कहां पर मौके आपको तलाशने चाहिए। ये सारे के सारे जवाब लेंगे अपने एक्सपर्ट से। आज के हमारे खास मेहमान हैं गौरांग शाह जियोजित फाइनेंशियल से, इसके अलावा कपिल शाह भी हमारे साथ हैं आपको टेक्निकल नजरिया शेयरों पर शेयर करने के लिए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीनो स्वदेश पर। गौरांग सर, जितने के जितने दर्शक हैं वो बिल्कुल आपकी तरफ और आप जैसे जो भी बड़े एक्सपर्ट, दिग्गज एक्सपर्ट्स हैं जो बजट से पहले बजट की नब्ज पकड़ने की कोशिश करते हैं, उनको बड़े श्रद्धा भाव से देखते हैं। आप बताइए कि बजट से पहले बाजार में करना क्या है, किस तरह से जाना है बजट में, और अगर कोई शेयर आपको सूझ रहे हो 3-4 शेयरों की अगर लिस्ट आपके पास हो तो अभी शेयर कर दीजिए लगे हाथ, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद अभिषेक आपका, और आपको, कविता जी को, पूजा जी को और सभी को हमारे तरफ से शुभ दिन पहले तो। और बजट को लेकर के अभिषेक, ये जैसे अभी हमने सुना था माननीय प्रधानमंत्री जी को, और मेरे ख्याल से कुछ दिनों पहले माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारामन जी ने भी ये टिप्पणी करी थी कि ये बजट ऑन अकाउंट है, चुनावी साल है, चुनाव बहुत जल्द हमारे सामने होगा और कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू होने के कारण ज्यादा फेर बदलाव करने की उम्मीद न रखें हम, ऐसी टिप्पणी। और प्रधानमंत्री ने जी भी ये बात की और कुछ दिन पहले वित्त मंत्री जी ने भी ये बात की थी। लेकिन कुछ क्षेत्र है जहां पर हमारा मानना यह है अभिषेक के कल वित्त मंत्री जी जब बजट पेश करेंगे तो इन पहलुओं को जरूर ध्यान में रखेंगे और इन पर कुछ आवंटन भी करेंगे बजट में। वो कौन से क्षेत्र होंगे? तो वो क्षेत्र होंगे रक्षा क्षेत्र यानी कि डिफेंस, ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा वितरीकरण और ऊर्जा उपकरण यानी कि पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और पावर इक्विपमेंट। इसके साथ साथ भारतीय रेल से जुड़ी हुई सरकारी कंपनियां, रेल क्षेत्र पर ध्यान होगा वित्त मंत्री जी का। तो रेल क्षेत्र से जुड़ी हुई सरकारी कंपनी और निजी क्षेत्र की कंपनियां हमें पसंद आती है। कृषि क्षेत्र में मेरे ख्याल से बहुत सारी टिप्पणियां होने की संभावना है, और निर्माण क्षेत्र यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, गौरांग सर, ये कुल मिलाकर के 5 क्षेत्र है जहां पर मेरे ख्याल से आपको नजर रखनी चाहिए। सर एक काम कीजिए ना, लगे हाथ वो नाम बता दीजिए। लोग ना शेयरों के नाम सुनना चाहते हैं। सेक्टर को तो लोग कहते हैं कि चलो हम लोग थोड़ा बहुत एनालिसिस कर ही लेते हैं, शेयर बताइए आप। तो प्रयास करता हूं, इस पर मैं खरा उतरूं ये उम्मीद रखता हूं। तो रक्षा क्षेत्र से एक कंपनी जो कि हाल ही में स्प्लिट हुई थी, कोचिन शिपयार्ड, केरल में प्रधानमंत्री जी ने, इन्होंने अपनी एक कंपनी कोचिन शिपयार्ड की कुछ रिपेयर फैसिलिटी को भी, जो कि सबसे बड़ी है एशिया में, उसका उद्घाटन भी किया था। कोचिन शिपयार्ड पसंद आता है डिफेंस में से। रेलवे में से काफी लंबे समय पहले अभिषेक, जब आईआरसीटीसी का इश्यू आया था, तब से कंपनी पसंद है, और आईआरसीटीसी के आईपीओ में हमने सब्सक्राइब की राय दी थी। परिवर्तन यहाँ संभव है। ऊर्जा उत्पादन में हमें पसंद आता है टाटा पावर। ऊर्जा वितरीकरण में पसंद आता है पावर ग्रिड। ऊर्जा उपकरण या फिर इक्विपमेंट्स में हमें पसंद आती है कंपनी केसी इंटरनेशनल। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कंपनी में 2 नाम है हमारे पास, एक है केएनआर कंस्ट्रक्शंस, दूसरी है पीएनसी इंफ्रा। एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग भी एक कंपनी है जो पसंद आती है। एलएनटी तो बहुत बड़ा कामकाज करती है, फैला हुआ कारोबार है एलएनटी का। और कृषि क्षेत्र से अगर मुझे फर्टिलाइजर में कुछ पसंद करना हो तो वो होगी एक निजी क्षेत्र की कंपनी, दक्षिण भारत स्थापित कोरोमंडल इंटरनेशनल। लेकिन अभिषेक, ये बुनियादी तर्क के आधार पर है, ये 1-2 दिन या 1 महीने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बुनियादी तर्क के आधार पर ये हमारी राय।
ठीक है, तो ये तमाम शेयर आपके लिए, आप फिर से नोट कर लीजिए। कोचिन शिपयार्ड, आईआरसीटीसी, टाटा पावर, पावर ग्रिड, केसी इंटरनेशनल, पीएनसी इंफ्राटेक, एलएनटी और कोरोमंडल इंटरनेशनल। बेसिक बेसिक 3 थीम्स में से गौरांग सर ने शेयर चुने हैं। एक तो डिफेंस हो गया, इंफ्रा कैपिटल गुड्स को आप क्लब कर लीजिए, और साथ साथ पावर और कुछ कुछ अगर आपको कृषि का प्ले रखना है बजट में, तो ये सारे के सारे शेयर आपकी मदद करेंगे। हालांकि कुछ कुछ शेयर चले भी बहुत हैं, लेकिन इसमें संभावनाएं हैं, आगे आप इसको रख भी सकते हैं, ये बेहतरीन शेयर। लेकिन जरा नतीजों की बातचीत कर लेते हैं, और लगातार नंबर्स आ रहे हैं। एमएनएम फाइनेंस के नतीजे आए थे, और एनआईआई यानी कि ब्याज से आय में 9% की बढ़ोतरी रही है। हालांकि मुनाफा 12% घटा है, लेकिन अच्छी चीज ये है कि एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिला है, और उसके चलते आप देखिए शेयर है 5% ऊपर। नतीजों पर और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के एमडी और वीसी रमेश अय्यर साहब। रमेश सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि हम देख रहे हैं कि लोन बुक में करीब करीब 25% के आसपास की ग्रोथ है। आपको लगता है कि ये चीजें आप सस्टेन कर पाएंगे, और आगे किस तरह की ग्रोथ की आप उम्मीद कर पाएंगे? जरा सेगमेंट वाइज अगर आप आंकड़े शेयर कर दें तो मदद हो जाएगी उससे। देखिए, अगर एसेट बेस अगर इतना बड़ा हो तो चाहे वो 20 हो, 22 हो, 25% हो, इससे हमें इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होती है। वी बिलीव कि 20-25% की जो ग्रोथ रेट है ये अच्छी ग्रोथ रेट है, और आगे चल के भी हम यही देखेंगे। चूंकि वॉल्यूम तो एक चीज है, दूसरी हम ये देखेंगे कि अगर ओईएम्स अपने प्राइस बढ़ाते हैं गाड़ियों का, तो वो भी जो है डिसबर्समेंट को ऐड करेगी, एंड देन ऑटोमेटिकली जो है एयूएम ग्रोथ में दैट विल टर्न आउट टू बी एयूएम ग्रोथ। तो हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि इस तरीके का ग्रोथ जो 20-25% की ग्रोथ हम देख रहे हैं, आगे भी चल के इस तरीके का ग्रोथ रेट रहने की गुंजाइश है, क्योंकि बाजार में काफी पॉजिटिविटी है। फुटफॉल डीलरशिप्स में काफी अच्छा है, गाड़ियों की रिक्वायरमेंट काफी अच्छी है, और मैं अगर खास करके बात करूं तो प्री ओन्ड व्हीकल में डिमांड अभी भी बरकरार है। तो अगर हम इस सबको मिलजुला के देखें तो ये 20-25% ग्रोथ रेट में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रमेश जी, पिछले तिमाही आपने कहा था कि ट्रैक्टर सेगमेंट में कुछ दबाव था, लेकिन दूसरे सेकेंड हाफ में, दूसरी छमाही में वहां पर रिकवरी दिखना शुरू हो जाएगी। तो क्या कुछ सुधार दिखाई दे रहा है डीलर्स के साथ? जो भी डीलर्स चेक जो भी हुआ है आपका ग्राउंड पर, किस तरह की रिकवरी आपको नजर आ रही है ट्रैक्टर सेगमेंट में? तो जहां तक ट्रैक्टर का सवाल है, एक तो ये देखना चाहिए कि काफी अच्छी बेस में ये ग्रोथ हम देख रहे थे, और जहां फार्म की ग्रोथ है वहां हो सकता है कि ट्रैक्टर में थोड़ा सा स्लगिशनेस है डेफिनेटली। बट जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ है और जहां हॉलेज एप्लीकेशन के ट्रैक्टर जाते हैं, हम समझते हैं कमर्शियल एप्लीकेशन, हॉलेज एप्लीकेशन वाला ट्रैक्टर में अब भी ग्रोथ देखने मिलेगा, ये मेरी उम्मीद है। और हम ये देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में डिमांड काफी अच्छी है। अगर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की डिमांड अच्छी है, टिपर्स की डिमांड अच्छी है, तो हम समझते हैं कि हॉलेज एप्लीकेशन वाले ट्रैक्टर में भी डिमांड अच्छी होनी चाहिए। लेकिन डेफिनेटली बाकी गाड़ियों की तुलना में अगर बात करें तो ट्रैक्टर की ग्रोथ डेफिनेटली अब थोड़ी सी कम है और स्लगिश है। रमेश जी, जानना चाहेंगे यहाँ पर यूज्ड व्हीकल सेगमेंट्स को लेकर आपकी क्या योजना है? क्योंकि लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि कुछ सप्लाई कंसर्न्स होने की संभावना है पूरी इंडस्ट्री के लिहाज से, लेकिन क्या इसमें किसी भी तरह की बेहतरी के आसार आपको दिखाई दे रहे हैं? थोड़ी सी इंप्रूवमेंट तो जरूर आई है, लेकिन आज भी अगर मेनली आप प्री ओन्ड व्हीकल की सप्लाई की बात करें तो ये सप्लाई जो है रीपसेस गाड़ियां जो फाइनेंस कंपनी करती है उससे होती है, और आज चूंकि कलेक्शन इतना अच्छा है हमें रीप्रोसेस करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, देयरफॉर सप्लाई कंटिन्यूस की एक कंस्ट्रेन है वहां पर। लेकिन इसके साथ साथ जो एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं ओईएम डीलरशिप्स में, ये काफी अच्छी चल रही है, और हम देखते हैं कि जैसे जैसे ये एक्सचेंज प्रोग्राम बढ़ती जाएगी वहां से सप्लाई काफी इंप्रूव होगा। लेकिन आज भी अगर हम बात करें तो डिमांड फॉर प्री ओन्ड व्हीकल इज मच हायर देन दी सप्लाई, तो आज भी वो कंस्ट्रेन है, लेकिन डिमांड काफी अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा जो है सुधार आया है। ठीक है रमेश सर, एक आखिरी सवाल आपसे। आपके इंश्योरेंस सेक्टर में भी एंट्री के आपके प्लान्स हैं और इसके लिए आप पार्टनरशिप्स खोज रहे हैं। आप ज़रा बताएंगे सर कि इसके पीछे रैशनल क्या है, ऐसी ज़रूरत आपको क्यों लगी और आप इसमें मौके किस तरह के देख रहे हैं? देखिए, जहां तक रैशनल का सवाल है, हम काफी कस्टमर के साथ हम काम करते हैं
जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर इंश्योरेंस की कोशिश करते हैं, आज हम ब्रोकिंग के थ्रू ऑपरेट करते हैं। हम ये देख रहे थे कि अगर कुछ इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलके इस कस्टमर को हमने अगर इंश्योरेंस प्रोवाइड करना शुरू किया, पहले तो हमारी कस्टमर को हमने करना शुरू कर दिया, तो इसमें काफी हमें फी बेस्ड इनकम की डायरेक्ट बेनिफिट है और कस्टमर को भी एक अच्छी इंश्योरेंस प्रोडक्ट इससे मिलेगा। दूसरा ये कि हमारी पेनिट्रेशन काफी डीपर है, तो हम ये समझते हैं कि इंश्योरेंस कंपनियों को हम डीपर पेनिट्रेशन हमारे द्वारा ले जा सकते हैं। तीसरी ये कि ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स कुछ और होती है, अगर कस्टमर से बात करके अगर कुछ समझ में आती है, उस बात को अगर हम इंश्योरेंस कंपनी तक ले जाते हैं, तो कुछ न्यू प्रोडक्ट्स भी हम डिजाइन करवा सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू, जो कि कस्टमर की काफी बेनिफिट के लिए रहेगा और इंडस्ट्री को भी इससे बेनिफिट होगा। अगर हम इस सबको मिलजुला के देखें तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे कस्टमर का साथ अगर हम काम करते हैं, डायरेक्ट आज इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, उनके रिन्यूअल प्रोवाइड करते हैं, उनके और एसेट्स के रिक्वायरमेंट या उनके हेल्थ रिक्वायरमेंट की इंश्योरेंस को प्रोवाइड करते हैं, तो हमें इससे एक तो हमारी कस्टमर की काफी अच्छी इंश्योरेंस हो जाएगी, बट दूसरा ये कि हमें इसमें फी बेस्ड इनकम की अच्छी गुंजाइश हो जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और बहुत शुभकामनाएं आपको आगे की तिमाहियों के लिए। कपिल, एक बार जरा चेक कीजिए मैंने फाइनेंस, आज तो बहुत ही तगड़े मूव्स हैं, 5.5% के आसपास की तेजी है, लेकिन कई दफ़ा ऐसा हुआ कि ऊपर जाकर ना इसको टिकने में थोड़ी सी कई बार मुश्किल आती है। किस तरह की चाल देख रहे हैं इसमें आप? एमएनएम फाइनेंस का चार्ट हम देख रहे हैं। आज बेसिकली फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर का दिन है। प्राइवेट बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज काफी अच्छे से मूव कर रहे हैं और एमएनएम फाइनेंस के रिजल्ट के चलते हुए आज हमने इसमें काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने मिला हुआ है। अभी स्टॉक 295 के लेवल पे चल रहा है, लेकिन 295 का लेवल हिस्ट्री में भी स्टॉक ने यहाँ पे रिवर्ट किया हुआ था, तो हम उसको एक रेजिस्टेंस लेवल मान के चल रहे हैं। और ओवरऑल स्टॉक का हम डायरेक्शन देखते हैं तो वो काफी साइडवेज में ही रहा हुआ है, और जब भी साइडवेज की रेंज के बाद में ब्रेकआउट आपको देखने मिलता है तो उसके सस्टेनेबिलिटी के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। वहां पे आपको एक मीन रिवर्जन ज्यादा देखने मिलता है कि 295 का लेवल है, अगर यहाँ पे सस्टेन कर भी जाता है तो ऊपर में जाके वो 305 तक फिर से वहां पे रुकने के चांसेस हमें ज्यादा देखने मिलते हैं और फिर से वहां पे हमें रिवर्सल देखने मिल सकते हैं। तो अभी एक ये स्टॉक एक रेजिस्टेंस लेवल पे है, तो थोड़ा सा रिव्यू करना पड़ेगा कि 295 के ऊपर वो कैसे सस्टेन करता है। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। दिल्ली से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, सार्थक। चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन सवाल है उनका हमारे पास। उनके पास IFCI हैं, 620 शेयर्स 58 रुपये पर इन्होंने लिया हुआ था। हाल फिलहाल की खरीद लग रही है, लेकिन पिछले कुछ समय से हमने देखा काफ़ी शानदार तेज़ी दिखी है IFCI में, और पिछले एक महीने में करीब 110% ये स्टॉक चल चुका है। थोड़ा हाई लेवल पर इन्होंने एंट्री कर ली है, लेकिन कपिल आपसे समझना चाहेंगे अब यहाँ से IFCI के चार्ट्स आप कैसे देख रहे हैं और तेज़ी के लिए वेट करें? IFCI मुझे लगता है उन्होंने इंडियन स्वदेश चैनल देख के किया होगा, क्योंकि मुझे याद है कि दिव्य जी काफी टाइम से, जब ये स्टॉक 36 के लेवल से यहाँ पे था, तभी से उन्होंने लाइमलाइट में लेके आना शुरू किया हुआ था। स्टॉक प्राइस ने काफी अच्छी मोमेंटम दी हुई है, 61 पे है और खरीदी भाव नो डाउट उनका काफी ऊपर का है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक प्राइस 63 के लेवल के यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल तो है, लेकिन अभी तक हमें कोई रिवर्सल साइन नहीं देखने मिल रहा है। तो मेरा कहना ये बनेगा कि उनका जो ब्रेक इवन कॉस्ट है वहां पे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखते हैं। स्टॉक प्राइस मोमेंटम में तो यहाँ पे सेल करना नहीं बनता है, लेकिन आपका कॉस्ट काफी ऊपर की है, तो 58 के लेवल के यहाँ पे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखें, और जैसे ही आपका 60 to 63 का लेवल मूव कर जाता है तो स्टॉक प्राइस बाद में 68 के लेवल को भी टच कर सकता है, तो होल्ड करें ब्रेक इवन पॉइंट के और ट्रेलिंग एसएल से। चलिए झटपट आगे बढ़ते हैं और राजस्थान से आरती चौधरी हमारी दर्शक फोन लाइन पर है। नमस्कार आरती। नमस्कार मैम। बताइए, आपने IEX खरीदा हुआ है? हाँ जी मैम, हमने 950 शेयर खरीदे हुए हैं 148 की। मुझे ये जानना है कि इसका क्या भविष्य है। आपने कितने समय के लिए लिया है ये? मैम 6 महीने साल तो रखेंगे। 6 महीने साल तो रखेंगे ही। गौरांग, साल भर का व्यू 148 IEX। कविता जी, ये स्टॉक के ऊपर मैं विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं इतना बिल्कुल कहूंगा कि थोड़ा बहुत इतिहास जान ले जब कभी भी आप किसी भी शेयर में निवेश करते हैं, और खबरों को लेकर के सबको पता है कि किस प्रकार से गिरावट आई थी IEX में। अब ये एक इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के रूप में जाना जाता है और प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं जो भी ऊर्जा के लिए कामकाज करना उसके लिए।
और हमने जब अभी बात की शुरुआत में, जब अभिषेक जी ने प्रश्न पूछा, तो हमने ऊर्जा उत्पादन में एक कंपनी का नाम लिया, टाटा पावर। तो ये इस प्रकार की कंपनियां ज्यादा अच्छी लगती है, आईईएक्स के ऊपर कवरेज नहीं। ठीक है, आईईएक्स के मुकाबले टाटा पावर का शेयर ज्यादा पसंद है गौरांग जी को। आगे बढ़ेंगे, बिलासपुर से सवाल लेंगे कमल कुमार मंडल का, और इनका सवाल है टाटा टेक को लेकर। 394 शेयर हैं 1212 रुपए के भाव पर, यानी कि लिस्टिंग के बाद इन्होंने शेयर खरीदे हैं, ड्रीम लिस्टिंग, और लिस्टिंग के बाद ये शेयर दौड़ा 1400 रुपए तक गया, वहां से अब ये कहीं न कहीं एक रेंज में चला गया है, अब 1100 रुपए के आसपास के भाव हैं। गौरांग सर, जो वैल्यूएशन करेक्शन होना था ये वो हो गया है, या फिर अभी और आपको लगता है थोड़ा सा नीचे जाए तो कंफर्ट होगा खरीदने के लिए? यह प्रश्न नए निवेशकों के लिए। शांतिलाल जी क्या करें, धैर्य दिखाएं शेयर में? तो पहले तो हमारे ही चैनल ईटी नाउ स्वदेश पर मेरे ख्याल से आप ही के साथ, हमारे आपके सहयोगी के साथ बात करते हुए आईपीओ के समय पर आईपीओ नोट द्वारा 500 का स्तर का फ्लोर था आईपीओ का, अभिषेक जी, और हमने निवेश की राय दी थी लंबी अवधि के लिए। वहां से 1400 के तक के लक्ष्य देखे, और अब 1100-1200 के बीच में मेरे ख्याल से कामकाज कर रहा है। तो हमारा, और जो नतीजे अभी आए थे मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते आए थे अभिषेक जी, तो जो हमारा आकलन था, आंकड़े जो हमारी उम्मीद थी उस पर खरे उतरा है। लंबी अवधि का है, निवेश तो बने रहे। 1100 के नीचे की जो स्तर है वो मुझे काफी सीमित लगता है, मुझे नहीं लग रहा कि ज्यादा देर, और अक्सर जब ये 1100 के पास जाता है अभिषेक जी तो खरीदारी आती है। तो जिनके पास है बने रहे, ऊपरी स्तर पर लिया है तो 1100 के आसपास अगर निवेश लायक पूंजी है लंबी अवधि के लिए तो और जोड़ सकते हैं और नया निवेश भी कर सकते हैं। ठीक है, टाटा टेक के शेयर को लेकर ये भी, लेकिन आज से संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। बजट सत्र शुरू होने से पहले या संसद भवन के बाहर आपने प्रधानमंत्री को सुना। अब द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति हमारे देश की, उनका अभिभाषण होता है बजट शुरू होने, बजट सत्र की शुरुआत से पहले औपचारिक शुरुआत हो जाती है। आइए आपको सीधे ले चलते हैं संसद भवन और ये अभिभाषण सुनते हैं। इस नए सदन भवन में ये मेरा पहला संबोधन है। आज की अमृतकाल की शुरुआत में ये भव्य भवन बना है। यहाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत की महक भी है। भारत की सभ्यता और संस्कृति की चेतना भी है। इसमें हमारी लोकतांत्रिक और संसदीय परंपराओं के सम्मान का प्रण भी है। साथ ही 21वीं सदी के नए भारत के लिए नई परंपराओं के निर्माण का संकल्प भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस नए भवन में नीतियों पर सार्थक संवाद होगा। ऐसी नीतियां जो आजादी के अमृत काल में विकसित भारत का निर्माण करेगी। मैं आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। माननीय सदस्यगण, ये हमारे संविधान के लागू होने का भी 75वां वर्षगांठ है। इसी कालखंड में आजादी के 75 वर्षों का उत्सव अमृत महोत्सव भी संपन्न हुआ है। इस दौरान देश भर में अनेक कार्यक्रम हुए। देश ने अपने गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। 75 साल बाद युवा पीढ़ी ने फिर स्वतंत्रता संग्राम के उस कालखंड को जिया। इस उत्सव के दौरान मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देश भर के हर गांव की मिट्टी के साथ अमृत कलश दिल्ली लाया गया। 2 लाख से ज्यादा शिला फलकम स्थापित किए गए। 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने 5 प्राणों की शपथ ली। 70,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बने। 2 लाख से ज्यादा अमृत वाटिकाओं का निर्माण हुआ। 2 करोड़ से ज्यादा पेड़ पौधे लगाया गया।
16 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने तिरंगा के साथ सेल्फी अपलोड की। अमृत उत्सव के दौरान ही कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की गई। राजधानी दिल्ली में देश के अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों की समर्पित म्यूजियम खोला गया। शांति निकेतन और होयबला मंदिर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुई। साहिबजादों की याद में वीरवाल दिवस घोषित हुआ। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया गया। विभाजन की विभीषिका को याद करते हुए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किया गया। तो अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वस्थ भारत और तरक्की करते हुए भारत को लेकर प्रतिबद्धता जताई और बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही हैं। एक छोटा सा सवालों का एक रैपिड फायर हो जाए। कपिल के पास मैं जाऊंगी। हमारे दर्शक हैं जो यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं। श्री राम, इन्होंने येस बैंक की खरीदारी कर रखी है। 2510 इनकी बाइंग प्राइस है। इन्होंने 100 शेयर खरीदे हुए हैं और हालांकि नजरिया मुझे पता नहीं, लेकिन क्या राय देंगे आप इनको? मिला था लेकिन ब्रेकआउट ज्यादा सस्टेन नहीं हुआ और वापस से नीचे में रिएक्ट कर रहा है। स्टॉक प्राइस ने एक मूविंग एवरेज में फॉलो करता है 27, जो इस पर्टिकुलर मूव की एक ट्रेंड नेविगेटर मूविंग एवरेज रही हुई है और उसका सपोर्ट हमें कहां ना कहां पे 23.5 के लेवल के यहाँ पे देखने मिलता है। स्टॉक में इतना ऑप्टिमिस्ट नहीं हूं, लेकिन एक सपोर्ट लेवल है तो 23.5 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें। 23.5 के नीचे जाता है तो इसमें से एग्जिट ले लें। ठीक है, तो स्टॉप लॉस लगाकर बने रहने की सलाह आपको दी जा रही है। एक और नतीजों पर फोकस करते हैं। कंपनी है कीस्टोन रियल्टर्स। तीसरी तिमाही में कंपनी ने अपने नतीजे घोषित किए। आय में 4 गुने की शानदार ग्रोथ देखने को मिली। मुनाफे में 5 गुने का उछाल आया, लेकिन मार्जिन में हमने देखा दबाव आया। 6% के आसपास था पिछले साल और इस तिमाही 1.6% के आसपास के मार्जिन के फिगर्स आए हैं, जिसमें कि दबाव देखने को मिला है। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कंपनी के CMD बोमन रुस्तम ईरानी जी। बोमन जी, थैंक यू सो मच ET नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो जैसा कि हम नतीजों की बात कर रहे थे कि आय और मुनाफे में तो काफ़ी शानदार ग्रोथ देखने को मिली सालाना आधार पर, लेकिन मार्जिन में जो दबाव है ये किस कारण से था? पहले तो थैंक यू, आपके शो पे आपने मुझे बुलाया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम हमारे Q3 क्वार्टर के रिजल्ट से काफ़ी खुश हैं और हमारे Q3 क्वार्टर में हमने 616 करोड़ की जो सेल्स प्री सेल्स दिखाई है वो करीबन 101% ओवर लास्ट क्वार्टर हायर है और करीबन 42% लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से हायर है और करीबन 26% जो है वो लास्ट पूरे ईयर 9 मंथ्स टू डेट के हिसाब से हायर है। तो आप देखेंगे तो ये सारे हमारे प्री सेल्स काफी हाई हैं। हमने काफी नए प्रोजेक्ट्स लिए हैं जिसमें करीबन हमने लास्ट ईयर पूरे साल में 3,425 करोड़ के BD के हिसाब से नए प्रोजेक्ट्स लिए थे और ये साल में अभी तक हमने 7,100 करोड़ के प्रोजेक्ट्स टाइम किए हैं। अभी आपने जो मार्जिन की बात की, हमारे पास काफी लेगेसी प्रोजेक्ट्स थे जो ये लेगेसी प्रोजेक्ट्स हम अब कंप्लीट कर रहे हैं। शायद ये लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर जो होगा उसमें हमारे लेगेसी प्रोजेक्ट्स सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद आप मार्जिन में काफी ग्रोथ देखेंगे और मैं मानता हूं कि ये साल तो काफी हमारा अच्छा रहा है और हम हमारे गाइडेंस से कई ज्यादा रिजल्ट्स दे रहे हैं। वेदर इट इज लॉन्चेस की बात करें तो हमने कहा था कि हम 1 लॉन्च पर क्वार्टर के हिसाब से लॉन्च करेंगे, लेकिन हमने ऑलरेडी वो टारगेट क्रॉस कर दिया है और ये क्वार्टर में भी हम एक और प्रोजेक्ट इफ नॉट 2 लॉन्च करने वाले हैं, जिससे हमारे ये गाइडेंस भी हम क्रॉस कर पाएंगे। तो ओवरऑल हमारी टीम जो मेहनत कर रही है वो काफी अच्छे रिजल्ट्स दिखा रही है और काफी अच्छी तरह से हम आगे बढ़। यानी साहब, यहाँ पे कंपनी का करंट फोकस अगर हम देखें तो एसेट लाइट बिजनेस मॉडल की ओर ज़्यादा आपका झुकाव है, जहाँ पर रीडेवलपमेंट पर आपका फोकस ज़्यादा है। क्या इस मॉडल को ही मेंटेन रखने का आपका इरादा है या आपका फोकस लैंड एक्विजिशन की ओर भी बढ़ सकता है?
देखिए, कीस्टोन रियल्टर्स रुस्तम जी जो है वो ऑलवेज एक एसेट लाइट मॉडल में बिलीव करती है। हमारा मानना है कि ये जो इंडस्ट्री है इसमें आप डेट लाइट रहने चाहिए, और अगर आप प्रोजेक्ट एक्वायर करते हैं तो उसमें आपका पैसा रुक जाता है करीबन 1.5-2 साल से ज्यादा, क्योंकि आप सारे परमिशंस लेते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन हम फिर भी स्ट्रेटेजिकली अगर अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं तो उनमें इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन लॉन्गर टर्म पेमेंट का लेते हैं, जिससे हमें कैश फ्लो पे मींस हमारे कैश आउटफ्लो पे इम्पैक्ट ज्यादा ना पड़े आज की तारीख में, जिस पीरियड में हम सारे अप्रूवल्स ले सके। और रीडेवलपमेंट्स अगर आप देखेंगे तो मुंबई के सबसे बेस्ट लोकेशंस वही हैं जहां पे आज की तारीख में रीडेवलपमेंट हो सकता है। और बांद्रा एरिया फॉर इंस्टेंस आप देखोगे तो नॉट टू मेनी प्लॉट्स जो बिक्री हैं। जी बमन सर, आपने अभी डीबी रियल्टी की सब्सिडरी का एक्विजिशन किया है, अजमेरा रियल्टी के साथ आपने ज्वाइंट वेंचर किया है, तो किस तरह की सिनर्जीज आप देख रहे हैं इन दोनों एक्विजिशन से और इस ज्वाइंट वेंचर से, और क्या मान के चलें कि कितना ड्राइव करेंगे आपके आगे ग्रोथ को? देखिए, मैं मानता हूं कि फ्यूचर इज मोर अबाउट कोलैबोरेशन रादर देन ओनली कंपटीशन, और हमें हेल्दी कंपटीशन रखना ही चाहिए, लेकिन एक तरह की कोलैबोरेटिव माइंडसेट रखनी चाहिए। अब जब 750 करोड़ के से ज्यादा जीडीपी का प्रोजेक्ट हमारे पास आए और अगर हमारा जॉइंट वेंचर पार्टनर अच्छा हो तो हम उसे हम मानते हैं कि ये एक अच्छा डेवलपमेंट होगा, और जो हमारी सिनर्जिस्टिक स्किल है उसका उपयोग करते हुए हम डेवलप करते हैं। जहां तक ये प्रोजेक्ट जो है वो बांद्रा वेस्ट में है, 33rd रोड पे है, और यहाँ पे हम एक नई वस्तु बनाने वाले हैं, एक नए टाइप का डेवलपमेंट करने वाले हैं जो जल्द ही मार्केट देख पाएगी। और ये प्रोजेक्ट जो है वो काफी जल्द ही लॉन्च हो जाएगी, क्योंकि प्लॉट पूरा वेकेटेड है और इट इज रेडी फॉर डेवलपमेंट। रही बात आपने डीबी की जो बात की, ये प्रोजेक्ट जो क्राउन है हमने वहां पे एक बिल्डिंग कंप्लीट की है, 2 और बिल्डिंग्स में से एक बिल्डिंग की ओसी यही क्वार्टर में ज्यादा करके आ जाएगी, और एक लास्ट बिल्डिंग है जिसकी हम ओसी करीबन दिसंबर 25 में ले आएंगे। तो ये भी प्रोजेक्ट काफी अच्छा है, और यहाँ पे हमें एक फाइनेंशियल आर्बिट्राज दिखा, एक अपॉर्चुनिटी दिखी, जिसे हमने अबाउट 400 करोड़ का एक आर्बिट्राज जो हमने देखा, उसको हमने दोनों वी टुक द अपॉर्चुनिटी एंड एंटर्ड इनटू इट। तो इस तरह के हम डेवलपमेंट्स का जो कर रहे थे और जिसमें अच्छे कैश फ्लोज आ रहे हैं, उनका एडवांटेज लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए नतीजों पर और आगे की योजनाओं पर। एक छोटा सा ब्रेक ले। फोन लाइन पर मनीष गुप्ता जी जुड़े हैं। मनीष जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। सर जी, मैम मेरे पास डीबी रियल्टी है एट द रेट ऑफ 102 200 शेयर जी, और एक और है मेरे पास हुडको है 92 रुपए से, वो भी 200 शेयर है जी। मैम इसके लिए क्या करूं? 92 रुपए पर हुडको लिया है आपने और डीबी रियल्टी का स्टॉक है, ये 102 पे लिया है आपने डीबी रियल्टी। हेलो जी, चलिए दोनों स्टॉक्स के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, क्योंकि अच्छे लेवल पर लिया। और ये स्टॉक हम देख रहे थे दोनों ही स्टॉक जो है रियल्टी स्पेस के काफ़ी अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली। हालांकि स्मॉल कैप स्टॉक्स है, लेकिन काफ़ी अच्छी तेज़ी हमने देखा इन दोनों ही स्टॉक्स में दिखी है, और अपने अच्छे लेवल पर एंट्री भी की है, उसके लिए मुबारकबाद आपको। कपिल क्या सजेस्ट करेंगे? डीबी रियल्टी है इनके पास, वहाँ पर भी मुनाफे में है, और हुडको इन्होंने 90 रुपए के आसपास लिया था, यहाँ पर भी उनको मुनाफा ही हो रहा है। दोनों स्टॉक्स में भी बने रहना चाहिए। जो डीबी रियल्टी और हुडको में दोनों में बने रहना चाहिए। और अभी का हम मार्केट का फ्लेवर भी देखते हैं, और काफी टाइम से वो फ्लेवर मार्केट में टिका हुआ है, वो है आपका रियल एस्टेट। वहां पे प्राइसेस में काफी अच्छे हमें इजाफा देखने मिला हुआ है। कुछ भी करेक्शन आते हैं, वो छोटे करेक्शन आते हैं, लेकिन फिर से वो अपना ट्रेंड रेज्यूम हो जाता है। डीबी रियल्टी को मैं यहाँ पे चार को देखता हूँ तो ऑफ लेटली ये चला हुआ है, लेकिन इसके जो 2011 के जो हाई लेवल से जो काफी टाइम से मींस 10-15 साल से जो 162 का जो रेशियो काम कर रहा था, वो उसने 1-2 महीने पहले ही ब्रेकआउट किया। तो ये स्ट्रक्चरल चेंज आ गया स्टॉक में। तो उसके ऊपर के जो मैं लेवल्स देखता हूँ फ्रॉम अ पोजिशनल परस्पेक्टिव, तो कहाँ ना कहाँ पे 350 के लेवल्स की भी पोटेंशियलिटी इसमें हो सकती है। तो स्टॉक को होल्ड कीजिए, और ट्रेलिंग आपका बाइंग काफी डीप है, तो 220 के लेवल का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए, और ऊपर में 350 के टारगेट हम देख सकते हैं फ्रॉम पोजिशनल परस्पेक्टिव। और जो दूसरा स्टॉक था हुडको का भी स्टार्ट का स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, स्टॉक प्राइस ने काफी अच्छा मूव दिया हुआ है,
और यहाँ पे स्टॉक प्राइस का इमीडिएट बेस इसने कहा यहाँ पे 150 के लेवल के यहाँ पे बनाया हुआ है, तो स्टॉक में बने रह सकते हैं 150 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। और प्राइस के जो मैं एक्सटेंशन करके देखता हूँ तो 200 से 205 के अपसाइड पोटेंशियल मुझे देखने मिल सकते हैं, तो इन दोनों स्टॉक को लंबी अवधि के साथ होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मुनाफा हो रहा है, लेकिन आगे भी आप लंबी अवधि के लिए चाहें तो होल्ड करके रख सकते हैं स्टॉक को। चलिए, फिलहाल समय की थोड़ी कमी है, 3 ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे क्योंकि काफ़ी ढेर सारे मैनेजमेंट्स भी थे, नतीजों पर भी चर्चा करनी थी, और ऐसे में कल बजट सत्र भी है और उसके पहले राष्ट्रपति संसद में संबोधित भी करे थी, तो वो भी सुनना इम्पोर्टेंट था। लेकिन आप हमारे साथ हमेशा की तरह इसी समय पर जुड़ सकते हैं और अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। तब तक के लिए कपिल जी, गौरांग जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद